हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारी क्लासेज जैसे इन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सभी ने हमारे भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पहली वाली वीडियो देखी होगी तो प्लीज आप उनको देखें, और इस टॉपिक को देखने से पहले आप उनको देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। तो यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो आज हम इसी में हमारा जो भौतिक विज्ञान में इसमें हमारा पार्ट 4 है, और इसी में ही आज हमने 10 की पावर से संबंधित जितनी भी हमारी जो इकाइयाँ होती है, मात्रक होते हैं, वह इनसे रिलेटेड हमने आज कुछ क्वेश्चन डाले हैं। तो उनको आप हमारी पिछली वीडियो को देखें ताकि आप सभी को ये समझ में आ जाए कि ये किस प्रकार आपको क्वेश्चन आएंगे। यदि आप सभी ने तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा भौतिक राशियां वह उनसे रिलेटेड, मापक यंत्र व मापक इकाई से रिलेटेड है। उसमें ही हमने जो 10 की पावर से जो संबंधित जितने भी माइक्रो, जैसे हमारा आता है पिको, आता है नैनो, आता है माइक्रो, और सेंटी, डेसी और पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो और हेक्टो से संबंधित जितनी भी हमारी इकाइयां आती है तो उनमें देखते हैं कि ये पावर कितने से रिलेटेड होती है। तो हम इसमें जो पूर्व लगन के या पूर्व प्रत्यय के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमने देखा कि 10 की पावर यहाँ पर 18 लिया जा रहा है तो इसे हम एक्सा कहेंगे। और यदि हमारे पास इसमें यदि 10 की पावर हमें 15 दिया हुआ है तो उसको हम पेंटा से उसको प्रदर्शित करेंगे। पेंटा को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमें 10 की पावर 12 दिया हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, टेरा। 10 की पावर 12 को हम टेरा कहेंगे और टेरा को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमें मात्रकों के रूप में जैसे 10 की पावर 9 दिया हुआ है तो हम उसको क्या लिखेंगे, गीगा। यदि हमें 1 गीगा दिया हुआ है तो 1 गीगा बराबर 10 की पावर 9 होता है। इसी प्रकार हम इसमें अगला नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमें 1 मेगा दिया हुआ है तो 1 मेगा को हम 10 की पावर 6 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यदि हमें 1 किलो दिया हुआ है तो 1 किलो में हमारे पास कितना होता है, तो 10 की पावर 3 ग्राम होता है। तो यदि किलो दिया हुआ है तो वो कितना होता है, हमारे पास 10 की पावर 3 होता है। इसके बाद यदि हमें 10 की पावर 2 के रूप में कोई घात दी हुई है तो उसको हम मात्रकों के रूप में लिखेंगे, तो उसको हम हेक्टो कहेंगे और हेक्टो को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमें 10 की पावर 1 दिया हुआ है, डेका दिया हुआ है, तो 10 की पावर डेका को हम 10 की पावर 1 को हम डेका कहते हैं और डेका को हम डीए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम जैसे हमने यहाँ पर तो देख लिया कि पॉजिटिव हमें घात दी हुई है तो इन्हें हमने एक्सा, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका आदि से रिप्रेजेंट किया है। जबकि यदि हमें नेगेटिव पावर दी हुई है तो उसे हम 10 की पावर यदि -18 दिया हुआ है तो हमें उसको क्या कहेंगे, एक्टो कहेंगे और एक्टो को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हमें कि यदि हमें 10 की पावर -15 दिया हुआ है तो उसको हम फेमटो कहेंगे, फेमटो को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमारे पास 10 की पावर -12 दिया हुआ है तो उसको हम पीको कहेंगे और पीको को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यदि हमें 10 की पावर -9 दिया हुआ है तो उसे हम नैनो कहेंगे। यदि हमें 1 नैनो दिया हुआ है तो 1 नैनो बराबर हम 10 की पावर -9 लिखेंगे, और यदि हमें 2 नैनो दिया हुआ है तो 2 नैनो को हम 2 × 10 की पावर -9 लिखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमें 10 की पावर -3 दिया हुआ है तो इसको हम माइक्रो कहेंगे और माइक्रो को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रो जैसे हमें दिया हुआ है तो उसको हम जैसे मीटर में लिखेंगे तो उसको 10 की पावर -3 के रूप में लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि मिली को हम एम से प्रदर्शित करते हैं जो 10 की पावर -3 होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सेंटी, 10 की पावर -2 है तो उसको हम सेंटी कहेंगे और सेंटी को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमें 10 की पावर 1 दिया हुआ है तो उसको हम डेसी कहेंगे और
डेसी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि माइनस में दिया हुआ है तो हम इनको एंटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली और सेंटी और डेसी कहेंगे। और यदि हमें पॉजिटिव घात के रूप में दिया हुआ है तो उनको हम एक्सो, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका कहेंगे। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमारा जो भौतिक विज्ञान वाला चैप्टर है इसमें वो पूरा हो चुका है। और इसके बाद हमने इसमें कुछ क्वेश्चन डाले हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप सभी को हमने मात्रक से रिलेटेड जितने भी मात्रक थे और उनकी जो भौतिक राशियां थी वो हमने लिखवा चुके हैं। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि कोई जब भी व्यक्ति एग्जाम में बैठे तो वो घबराए नहीं, ताकि उसको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो बल का जो मात्रक होता है, हमने इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें देखा था कि जो बल का जो मात्रक होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ही बल की खोज की थी और बल की खोज के कारण ही उसने न्यूटन बल का मात्रक दिया। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो हमने इससे पहले जो मापक यंत्र पढ़ा दिए थे इससे पिछली क्लासों में, तो उनको प्लीज देखिएगा ताकि आप सभी को पता चल जाए कि दूध के घनत्व को या दूध की शुद्धता को जांच करने के लिए कौन से मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो दूध के घनत्व को जो मापा जाता है वो हमारे पास लैक्टोमीटर द्वारा दूध को मापा जाता है, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। अभी हमने जो पूर्व प्रत्यय के रूप में और 10 की पावर के रूप में अभी देखा था कि 1 पिकोग्राम, तो यहाँ पर हमें पिको के रूप में 10 की पावर -12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए, एक तो हमें 10 की पावर -6 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 की पावर जो 6 ग्राम दिया हुआ है तो हमारे पास उसको क्या कहेंगे, हम माइक्रो कहेंगे। जबकि हमारे पास जो पिको है, पिको में हमारे पास आ रहा है कि इसमें 10 की पावर -12 ग्राम होते हैं। तो 1 पिकोग्राम में हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 10 की पावर -12 ग्राम इसका आंसर होगा। यदि आप सभी को यहाँ पर यदि दिया हुआ कि 1 नैनोग्राम में कितना होता है, तो हम नैनो में क्या लेते हैं, 10 की पावर -9 ले रहे हैं, तो 10 की पावर -9 आता हमारा आंसर। और यदि हमें देखिए इसमें यदि हमें एक फेम्टो बराबर दिया होता कि किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर -15 हमारा आंसर होता। तो हमें 1 पिकोग्राम दिया हुआ है तो वो 10 की पावर -12 ग्राम होता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा मात्रक इकाइयों से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए थर्म किसकी यूनिट है। तो कल हमने जब आपको भौतिक राशियां लिखवाई थी तो उसमें हमने देखा था कि जो थर्म है वो हमारे पास ऊष्मा की यूनिट होती है, मात्रक होता है। और शक्ति हमने देखा था, जो शक्ति का जो मात्रक होता है वो हमारे पास वॉट होता है। जबकि जो प्रकाश की यूनिट होती है वो हम दूरी में लेते हैं, तथा जो दूरी का जो मात्रक है वो लंबाई इसकी भौतिक राशि होती है। तो हमारे पास जो थर्म की जो यूनिट होती है वो ऊष्मा की होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी होती है। तो प्रकाश वर्ष इकाई में हम खगोलीय दूरियों को लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला आंसर है वो सही है, दूरी की प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक द्वारा जल के बहाव को मापा जाता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल हमने कल जब मात्रक वाला जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि पास्कल जो इकाई होती है वो हमारे पास दाब की इकाई होती है। और इसमें हमने नेक्स्ट देखा था कि जो तापमान होता है, जो तापमान की होती है वो हमारे पास केल्विन होती है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो वायुमंडलीय दबाव की जो इकाई होती है वो क्या होती है। तो जो वायुमंडलीय दबाव की जो इकाई होती है वो हमारे पास
बार होती है। यदि हमसे ये पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब किस मापक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो वह बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और यदि यूनिट पूछी जाए कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या होती है, तो वो हमारे पास बार होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो दाब की जो इकाई क्या होती है, तो दाब की हमने कल लिखवा दी थी आपको, तो न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर होता है और ये एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है। और यदि हम इसका एसआई पद्धति में देखते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट एसआई पद्धति में होता है मात्रक, वो हमारे पास पास्कल होता है दाब का। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका जो एमकेएस पद्धति में जो इसके मात्रक दिए हुए हैं, वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका फर्स्ट आंसर ये वाला सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो रक्तदाब मापने का जो यंत्र है उसका नाम क्या होता है। तो ये सारे जो मापक यंत्र है, ये सारे जो क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड हमने आपको इनकी थ्योरी में लिखवा दिया गया है। तो आज आप देखिएगा कि ये हमने ये वाला क्वेश्चन रक्तदाब मापने का यंत्र का नाम, तो यहाँ पर जो रक्तदाब मापने का यंत्र होता है वो रक्तदाब मापी यंत्र या स्फाइनोगैमेनोमीटर इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि महासागरों में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो वायुमंडल में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए हम यहाँ पर सोनार एक यंत्र होता है, जिससे समुद्र में किसी भी प्रकार की लोहे से रिलेटेड जितनी वस्तु होती है उनको सोनार द्वारा पता लगाया जाता है। और यहाँ पर देखिए जो ऑडियोमीटर है, यहाँ पर जो यंत्र है एक मापक यंत्र है, ऑडियोमीटर द्वारा वाहन द्वारा चली गई कुल दूरी का पता लगाया जाता है। और गैल्वेनोमीटर है, इसके द्वारा किसी परिपथ में उपस्थित विद्युत धारा की उपस्थिति को जांच किया जाता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पर सूची फर्स्ट में ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं तथा सेकंड में हमें भूकंप वायुमंडलीय दाब, इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें जो सूची फर्स्ट है इसमें तो हमें मापक यंत्र दिए हुए हैं तथा इनके मिलान सेकंड में इनके उपयोग दिए गए हैं कि इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसमें देखिएगा जो हमारे पास है पहला है एनियोमीटर। तो एनियोमीटर द्वारा हम वायु वेग का पता लगाने के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ द्वारा हम भूकंप का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप को मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब बैरोग्राफ द्वारा हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर द्वारा हम आर्द्रता का मापन करते हैं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। तो एनियोमीटर द्वारा हम वायु वेग को मापन किया जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है, बैरोग्राफ द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है, हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसमें भी हमें देखिए सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें जो सूची फर्स्ट है इसमें हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और सूची सेकंड में भी हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर तो इनकी मात्रक दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें जो इनकी जो भौतिक राशि है वो हमें यहाँ पर दी हुई है। तो चूंकि हम जानते हैं जूल हमारे पास जो मात्रक होता है वो हमारे पास यह कार्य का मात्रक होता है जूल। इसके बाद एम्पियर जो मात्रक होता है वो हमारे पास धारा का मात्रक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि वॉट हमारे पास शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति को हम सामर्थ्य या क्षमता भी कहते हैं। तो वॉट यहाँ पर जो है वो सामर्थ्य का होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है।
वोल्ट हमारे पास यहाँ पर विभवांतर का मात्रक होता है, तो हमने यहाँ पर डी ऑप्शन लगा दिया है। कैलोरी है जो हमारे पास ऊष्मा की मात्रक इकाई होती है, तो इसमें हमारा ई ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हमने इनका एक दूसरे से मिलान कर दिया है। यहाँ पर हमें मात्रक दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें भौतिक राशियां दी हुई है। तो जो जूल होता है वो कार्य का मात्रक होता है, एम्पियर है ये धारा का मात्रक होता है, वॉट है यह शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है, और जो वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक होता है, तथा जो कैलोरी है वो हमारे पास ऊष्मा की मात्रक होता है। तो इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर में कितने बॉन्ड होते हैं। तो जब हमने मात्रकों से रिलेटेड जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि 1 हॉर्स पावर बराबर हमारे पास होता है 746 वॉट। तो यहाँ पर 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन 746 सही है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। तो हर्ट्ज हमारे पास जो तरंगों की जो आवृत्ति होती है, तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जबकि जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको हम एंगस्ट्रॉन मापते हैं, और इसके अलावा तो हमें और नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है वो हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, तो तरंगों की आवृत्ति को मापने की यह इकाई होती है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन वो सही है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमने जब यह वाला जो भौतिक विज्ञान वाला जो टॉपिक शुरू किया था तो उसमें ही हमने सर्वप्रथम इसमें देखा था कि राशियां कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो जो अदिश राशि होती है उनमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो इसमें देखिए बल एक दिशा में लगता है और इसमें परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो यह बल है जो हमारे पास है, यह एक प्रकार की सदिश राशि होती है। इसमें दिशा व परिमाण दोनों उपस्थित होते हैं, जबकि जो दाब होता है इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, जबकि परिमाण इसमें निश्चित होता है। तो जो हमारे पास अदिश राशि है वो हमारे पास क्या है, दाब हमारे पास यहाँ पर अदिश राशि है। जबकि जो वेग होता है यह भी, इसमें भी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो वेग है यहाँ पर जो एक प्रकार सदिश राशि होती है, जबकि त्वरण है यह भी एक प्रकार की सदिश राशि होती है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है वो भी सही है कि दाब एक प्रकार की अदिश राशि होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो आर्द्रता जो मापक यंत्र होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो पारसेक है वो मात्रक है। तो ये पारसेक है वो खगोलीय दूरियों मापने का एक प्रकार की है इकाई होती है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारे आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी प्रकार की अगली क्लासों के लिए बेल का आइकन दबाना न भूले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।